अगर इतिहास की सबसे महान सभ्यता चुननी हो तो शायद ज्यादातर लोग सिर्फ एक ही नाम लेंगे, एंशिएंट इजिप्ट। एक ऐसी सभ्यता जिसने लगभग 3000 साल तक दुनिया को अपनी ताकत, अपनी दौलत और अपनी अद्भुत इंजीनियरिंग से हैरान किया। विशाल पिरामिड, रहस्यमयी ममियां, शक्तिशाली फराओ और ऐसी विरासत जो आज भी इंसानों को चकित कर देती है। लेकिन जितनी महान इसकी शुरुआत थी, उतना ही रहस्यमय इसका पतन भी था। इतनी शक्तिशाली सभ्यता आखिर खत्म कैसे हुई? क्या इसकी वजह विदेशी आक्रमण थे? क्या नील नदी बदल गई थी? क्या जलवायु ने इसका साथ छोड़ दिया? या फिर इस महान साम्राज्य का सबसे बड़ा दुश्मन उसके अपने अंदर ही पैदा हो चुका था? हैरानी की बात यह है कि इन सवालों का जवाब किसी एक युद्ध, किसी एक राजा या किसी एक आपदा में नहीं छिपा, बल्कि हजारों साल तक फैली एक ऐसी कहानी में छिपा है जहां हर नई सफलता धीरे धीरे एक नई कमजोरी बनती चली गई। और शायद सबसे चौंकाने वाली बात, जिस चीज ने एंशिएंट इजिप्ट को दुनिया की सबसे महान सभ्यताओं में से एक बनाया, आखिर वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन गई। तो आइए आज हम एंशिएंट इजिप्ट की पूरी यात्रा पर चलते हैं, इसकी शुरुआत से इसके स्वर्ण युग तक और फिर उस लंबे पतन तक जिसने इतिहास की सबसे महान सभ्यताओं में से एक को हमेशा के लिए बदल दिया। लगभग 3100 ईसा पूर्व नील नदी के किनारे दो अलग अलग इलाके थे, ऊपरी मिस्र और निचला मिस्र। दोनों अलग संस्कृति, अलग परंपरा, अलग पहचान रखते थे। फिर एक शासक आया जिसे इतिहासकार नार्मर कहते हैं। उसने दोनों हिस्सों को जोड़ दिया। इस घटना का सबूत आज भी मौजूद है, एक छोटी सी पत्थर की पट्टिका जिसे नार्मर पैलेट कहा जाता है। इस पर नार्मर को दोनों तरफ के ताज पहने दिखाया गया है, दुश्मनों को हराते हुए। ये दुनिया के सबसे पुराने राजनैतिक रिकॉर्ड्स में से एक है। पत्थर पर खुदी हुई 5000 साल पुरानी एक तस्वीर है जो आज भी अपनी कहानी सुनाती है। यहाँ से मिस्र सिर्फ एक इलाका नहीं रहा, ये एक देश बन गया, शायद दुनिया के सबसे पुराने संगठित देशों में से एक। लेकिन एक देश बनाना आसान है, उसे बनाए रखना बिल्कुल अलग चुनौती है। और जिस पल दो हिस्से एक हुए, उसी पल एक नया सवाल पैदा हुआ जो अगले 3000 साल तक मिस्र के हर फैसले के पीछे खड़ा रहेगा। इतनी बड़ी, इतनी लंबी जमीन को कौन संभालेगा? जवाब था एक इंसान जिसे लोग भगवान मानने लगे। लेकिन ये भगवान बनना सिर्फ सम्मान की बात नहीं थी, इसके पीछे एक बेहद ठंडी, बेहद हिसाबी रणनीति छुपी थी। पुराने मिस्र में फिरौन सिर्फ राजा नहीं था, आम लोगों के लिए फिरौन धरती पर भगवान होरस का रूप था। वो इंसान और देवता के बीच की कड़ी था। जब वो मरता तो माना जाता था कि वो भगवान ओसाइरिस बन जाता है। ये सिर्फ धार्मिक कहानी नहीं थी, ये सत्ता चलाने का एक बेहद चतुर तरीका था। सोचिए, अगर फिरौन सिर्फ एक ताकतवर आदमी होता तो लोग सवाल पूछ सकते थे, बगावत कर सकते थे। लेकिन अगर फिरौन खुद भगवान हो तो उसके फैसलों पर सवाल कौन उठाएगा? यही सोच मिस्र की हर बड़ी चीज के पीछे थी, मंदिर, कानून, यहाँ तक कि पिरामिड भी। और यही चुप्पी थी जिसने मिस्र को इतना स्थिर बनाया, इतना स्थिर कि उसने दुनिया की सबसे रहस्यमयी इमारतें बनवा डाली। लेकिन यही एक ऐसी बात है जो ज्यादातर लोग नहीं जानते, और ये जानकर आपकी पूरी सोच बदल सकती है। पिरामिड मिस्र की सबसे बड़ी उपलब्धि नहीं थी, लेकिन पिरामिड तक पहुंचने से पहले एक और सवाल समझना जरूरी है। मिस्री लोग मौत से इतना नहीं डरते थे जितना हम सोचते हैं। वे मौत की तैयारी करते थे। उनका मानना था कि मौत के बाद एक और जिंदगी शुरू होती है, लेकिन सिर्फ तभी जब शरीर सुरक्षित रहे। यही वजह थी कि शव को ममी बनाया जाता था, अंगों को अलग निकालकर, शरीर को महीनों तक सुखाकर, फिर कपड़े में लपेटकर। मरने के बाद माना जाता था कि आत्मा को एक न्यायालय से गुजरना होता है, भगवान ओसाइरिस के सामने, जहां उसका दिल एक पंख के सामने तौला जाता है। अगर दिल पाप के बोझ से भारी निकला तो आत्मा हमेशा के लिए मिट जाती, अगर हल्का निकला तो उसे अनंत जीवन मिलता। सोचिए इसका असर। अगर हर इंसान को यकीन हो कि उसके काम मौत के बाद भी तौले जाएंगे, तो वो जिंदगी कैसे जिएगा? शायद यही वजह थी कि मिस्री समाज में एक अनोखा अनुशासन, एक अनोखी व्यवस्था बनी रही। डर से नहीं, बल्कि इस भरोसे से कि हर काम का हिसाब बाकी है। और यही सोच थी जिसने फिरौन की कब्र को इतना जरूरी बना दिया। मौत के बाद की असली जिंदगी के लिए भगवान राजा का घर भी उतना ही भव्य होना चाहिए था। लेकिन धर्म का काम सिर्फ मौत के बाद की तैयारी तक सीमित नहीं था। हर बड़े मंदिर के पास अपनी जमीन थी, अपने गोदाम थे, अपने हजारों कर्मचारी थे। मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं थे, वे उस दौर की सबसे बड़ी आर्थिक ताकतें भी थीं।
ये याद रखना जरूरी है कि जब भी कोई संस्था, धार्मिक हो या राजनैतिक, बहुत ज्यादा धन और जमीन जमा कर लेती है तो देर सबेर सत्ता की भूख भी पाल लेती है। मिस्र में यही बीज बहुत पहले बो दिया गया था, बिना किसी को भनक लगे। हाँ, ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन जरा सोचिए, गीजा का महान पिरामिड बनाने में 20 साल से ज्यादा लगे। लाखों पत्थर के ब्लॉक, हर ब्लॉक का वजन कई टन, और ये सब बिना पहिए वाली मशीनों के, बिना लोहे के औजारों के हुआ। लंबे समय तक लोग मानते थे कि ये गुलामों ने बनाया, लेकिन जब पुरातत्वविदों ने पिरामिड के पास मजदूरों के गांव की खुदाई की तो जो मिला उसने पूरी कहानी बदल दी। वहां रसोइयों के लिए जगह थी, डॉक्टरों के सबूत मिले, टूटी हड्डियों का इलाज हुआ था। कुछ मजदूरों की कब्रें पिरामिड के बेहद करीब थीं, जो सम्मान की निशानी मानी जाती है। ये गुलामों का काम नहीं था, ये हुनरमंद, तनख्वाह पाने वाले मजदूरों की एक विशाल संगठित टीम का काम था, जो हर साल नील नदी की बाढ़ के मौसम में जब खेती रुकी होती थी, यहाँ काम करने आते थे। मजदूरों की हड्डियों पर मिले निशान बताते हैं कि उनका काम बेहद मुश्किल था। भारी बोझ उठाना, लंबे घंटे मेहनत करना, लेकिन उन्हें रोजाना रोटी, बियर और मांस दिया जाता था। एक ऐसा भोजन जो उस दौर के आम मजदूर के लिए किसी सुविधा से कम नहीं था। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये गुलामी नहीं थी तो फिर आखिर वो कौन सी चीज थी जिसने हजारों अलग अलग लोगों को दशकों तक एक साथ एक लय में काम करने पर मजबूर या राजी किया। और यही असली उपलब्धि छुपी है। पिरामिड बनाना सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं थी, ये प्रशासन था। हजारों लोगों को खाना खिलाना, रहने की जगह देना, काम बांटना, हिसाब रखना, ये सब बिना कंप्यूटर के, बिना आधुनिक गणित के करना। मिस्र की असली ताकत पत्थर नहीं थी, मिस्र की असली ताकत थी संगठन। और अगर एक सभ्यता इतने बड़े पैमाने पर लोगों को संगठित कर सकती थी तो उसने यही हुनर बाकी हर जगह भी इस्तेमाल किया होगा, खेतों में, गोदामों में, टैक्स वसूलने में। यही वो अगली परत है जो मिस्र को सिर्फ महान नहीं बल्कि उस दौर की दुनिया की सबसे अनोखी मशीन बनाती है। फिर भी एक सवाल आज भी पूरी तरह हल नहीं हुआ, इतने भारी पत्थर के ब्लॉक ऊपर तक बिना किसी क्रेन के आखिर पहुंचाए कैसे गए? कुछ मानते हैं कि सीधी ढलानें इस्तेमाल हुई, कुछ का मानना है कि घुमावदार सर्पिल रैंप बनाए गए थे जो पिरामिड की चारों तरफ लपेटे गए थे। हाल के वर्षों में कुछ पुरातत्वविदों को रेगिस्तान में एक प्राचीन ढलान के अवशेष भी मिले हैं जो शायद करीबी खदानों से पत्थर लाने में इस्तेमाल होती थी। लेकिन गीजा के मुख्य पिरामिड के लिए सटीक तरीका क्या था, इस पर विद्वानों के बीच अब भी पूरी सहमति नहीं है। कभी कभी सबसे बड़े जवाब भी पूरी तरह सुलझे बिना ही इतिहास में दफन रह जाते हैं। लेकिन एक चीज रहस्य नहीं, पीछे की व्यवस्था के सबूत आज भी पपायरस पर सुरक्षित हैं। मिस्र के पास एक ऐसी चीज थी जो उस दौर की बाकी दुनिया के पास बहुत कम थी, लिखित प्रशासन। हर खेत का हिसाब लिखा जाता था, कितना अनाज उगा, कितना टैक्स के तौर पर गया, कितना गोदाम में बचा, सब कुछ दर्ज होता था। मिस्र के पास कैलेंडर था जो 365 दिनों पर आधारित था, आज के कैलेंडर से मिलता जुलता। मिस्री इंजीनियरों ने नदी किनारे नाइलोमीटर नाम के पत्थर के ढांचे बनाए थे, सीढ़ी नुमा माप जिनसे हर साल बाढ़ की ऊंचाई नापी जाती थी। इस एक नंबर से अगले साल का टैक्स तय होता था, अनाज का भंडार तय होता था, यहाँ तक कि ये भी तय होता था कि आने वाला साल अच्छा रहेगा या मुश्किल। एक साधारण सा पत्थर का पैमाना पूरे देश की अर्थव्यवस्था चला रहा था। इस पूरे तंत्र के ऊपर एक अधिकारी बैठता था जिसे विजियर कहा जाता था, आज के प्रधानमंत्री जैसा पद। वो टैक्स, गोदाम, निर्माण कार्य, यहाँ तक कि न्याय व्यवस्था संभालता था। फिरौन भगवान था, लेकिन असली प्रशासन अक्सर इसी एक अधिकारी के हाथों में होता था। यही एक दिलचस्प सवाल उठता है कि अगर असली सत्ता किसी और के हाथ में थी तो भगवान होने का ये तमाशा किस लिए था? शायद इसलिए क्योंकि जनता को कहानी चाहिए थी, विजियर को हिसाब किताब। मिस्र के पास डॉक्टर थे जो हड्डी टूटने से लेकर छोटी सर्जरी तक का इलाज जानते थे। कुछ मेडिकल दस्तावेजों में ऐसी जानकारी मिली है जो सदियों तक बाद में इस्तेमाल होती रही। और ये सब सिर्फ फिरौन और पुजारियों तक सीमित नहीं था। आम मिस्री लोगों की जिंदगी कैसी थी? अगर आप उस दौर में पैदा होते तो आपकी सुबह कैसी होती? ज्यादातर लोग किसान थे, वो मिट्टी के छोटे घरों में रहते थे। उनका दिन खेत में शुरू होता, नदी किनारे खत्म होता। वो रोटी खाते, बियर पीते। हाँ, बियर उस दौर में लगभग हर घर में बनती थी। वो बोर्ड गेम खेलते, बच्चों के पास खिलौने होते थे।
यहाँ तक कि कानूनी व्यवस्था भी हैरान करने वाली थी। दस्तावेज बताते हैं कि आम मजदूर भी अदालत में शिकायत दर्ज करवा सकते थे, यहाँ तक कि अपने मालिक या किसी अधिकारी के खिलाफ भी। एक मजदूरों के गांव के रिकॉर्ड में तो हड़ताल तक का जिक्र मिलता है जब तनख्वाह समय पर नहीं मिली। एक और बात जो उस दौर की बाकी दुनिया से मिस्र को अलग करती थी, यहाँ महिलाओं को भी जमीन खरीदने, बेचने, तलाक लेने और अदालत में मुकदमा लड़ने का अधिकार था। यह अधिकार उस दौर की कई दूसरी सभ्यताओं में महिलाओं को नसीब नहीं था। इससे ये अंदाजा मिलता है कि मिस्र की स्थिरता सिर्फ फिरौन की ताकत से नहीं, बल्कि आम लोगों को दी गई जगह से भी आई थी। ये कोई अंधकारमय डरावनी दुनिया नहीं थी, ये एक ऐसी सभ्यता थी जिसने रोजमर्रा की जिंदगी को स्थिरता दी थी, कुछ ऐसा जो उस दौर की बाकी दुनिया के लिए दुर्लभ था। लेकिन क्या ये स्थिरता हमेशा के लिए टिक सकती थी? जब कोई सभ्यता इतने लंबे समय तक स्थिर रहती है तो एक खतरनाक भरोसा पैदा हो जाता है। ये भरोसा कि कल भी आज जैसा ही रहेगा, और यही भरोसा आगे चलकर मिस्र को महंगा पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मिस्र को अपनी सबसे बुलंद ऊंचाई देखनी थी। मिस्र सिर्फ अपने अंदर बंद सभ्यता नहीं थी। नील नदी के जरिए मिस्र लेबनान से लकड़ी मंगाता था, नूबिया से सोना, सिनाई से तांबा। दूर मेसोपोटामिया और आगे भी व्यापार के रास्ते जुड़े थे। ये सोना ही था जिसने मिस्र को उस दौर की कूटनीति में सबसे ताकतवर खिलाड़ी बना दिया। पड़ोसी राज्य मिस्र से गठबंधन चाहते थे, शादियां चाहते थे, तोहफे भेजते थे, क्योंकि मिस्र के पास वो चीज थी जो हर कोई चाहता था। इसका सबूत आज भी मौजूद है। मिस्र के एक शहर अमरना में मिट्टी की सैकड़ों पट्टिकाएं मिली हैं, जिन पर उस दौर के राजाओं की आपसी चिट्ठियां लिखी हैं। इनमें बाबिल और मित्तनी के राजा मिस्री फिरौन से सोना मांगते नजर आते हैं, कभी विनती करते हुए, कभी शिकायत करते हुए कि भेजा गया सोना कम था। ये पत्र बताते हैं कि मिस्र सिर्फ ताकतवर नहीं था, वो उस दौर की पूरी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र था। यही मिस्र का स्वर्ण युग शुरू होता है, न्यू किंगडम का दौर। रामसीस जैसे फिरौन, विशाल मंदिर, ताकतवर सेना। मिस्र उस वक्त दुनिया की महाशक्ति था। करनाक के विशाल स्तंभ, अबू सिंबल की चट्टानों में तराशी गई विशाल मूर्तियां, दूर दूर से आते तोहफे। ये वो दौर था जब मिस्र का नाम सुनते ही दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें झुक जाती थीं। कहीं से भी देखें, ये लगता था कि ये साम्राज्य कभी खत्म नहीं होगा। इसी दौर में मिस्र ने पुंत नाम की एक दूर देश की यात्रा भी भेजी थी। कहाँ थी ये जगह, इस पर आज भी पूरी तरह सहमति नहीं है। शायद आज के सोमालिया या इरिट्रिया के आसपास। वहां से जहाज खुशबूदार पेड़, हाथी दांत और सोना लेकर लौटे। ये किसी युद्ध अभियान से नहीं, बल्कि व्यापार और खोज की एक यात्रा से जुड़ी कहानी है। ये दिखाता है कि मिस्र की ताकत सिर्फ तलवार पर नहीं, जिज्ञासा पर भी टिकी थी। और जब मिस्र की सेना हित्ती साम्राज्य से कादेश नाम की जगह पर भिड़ी, तो ये लड़ाई किसी एक तरफ की साफ जीत में खत्म नहीं हुई। इसके बजाय दोनों साम्राज्यों ने जो किया वो और भी दिलचस्प था। उन्होंने दुनिया की सबसे पुरानी दर्ज शांति संधि पर हस्ताक्षर किए। पत्थर पर खुदी ये संधि आज भी मौजूद है। ये बताता है कि मिस्र सिर्फ ताकत से नहीं, कूटनीति से भी दुनिया चलाना जानता था। लेकिन इतिहास में एक पैटर्न बार बार दोहराया जाता है। जो सभ्यता अपने चरम पर होती है, वो अक्सर ये मानने लगती है कि ये चरम कभी खत्म नहीं होगा। मिस्र ने भी यही गलती की। और ठीक जब मिस्र अपनी सबसे बुलंद ऊंचाई पर खड़ा था, जब उसकी शान चरम पर थी, तभी दूर भूमध्य सागर के उस पार कुछ ऐसा टूटना शुरू हुआ जिसकी किसी को भनक तक नहीं थी। यहीं से कहानी पूरी तरह बदल जाती है। लगभग 1200 ईसा पूर्व पूरे भूमध्य सागर के इलाके में कुछ अजीब होना शुरू हुआ। एक के बाद एक बड़ी बड़ी सभ्यताएं गिरने लगी। हित्ती साम्राज्य, जो कभी मिस्र का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी था, पूरी तरह मिट गया। माइसीनियन सभ्यता खत्म हो गई। बड़े बड़े शहर जला दिए गए या छोड़ दिए गए। कुछ ही दशकों में उस दौर की लगभग हर बड़ी सभ्यता या तो गिर गई या बुरी तरह लड़खड़ा गई। ये सिर्फ एक साम्राज्य का पतन नहीं था, ये पूरे कांस्य युग की दुनिया का ढहना था। जरा सोचिए, क्या आपकी दुनिया की सारी बड़ी ताकतें एक ही समय में गिर सकती हैं? उस दौर के लोगों को भी ये असंभव लगा होगा, लेकिन ये हो रहा था। इतिहासकार इस दौर को कांस्य युग का पतन कहते हैं, और सच कहें तो आज भी इसकी पूरी वजह पर बहस चलती है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इसकी वजह थी जलवायु परिवर्तन। लंबे समय तक सूखा पड़ा, फसलें बर्बाद हुईं, अकाल फैला। कुछ का मानना था कि इसकी वजह थी रहस्यमयी समुद्री लोग, जिनके बारे में मिस्री दस्तावेजों में जिक्र मिलता है। ये कौन थे, कहां से आए, ये आज भी पूरी तरह साफ नहीं है। ये इतिहास के उन गिने चुने रहस्यों में से एक है जिस पर विद्वान अब भी एकमत नहीं है।
शायद सच्चाई इन दोनों वजहों का मिला जुला असर हो। सूखे ने अकाल फैलाया, अकाल ने प्रवसन को जन्म दिया और प्रवसन ने युद्ध को जन्म दिया। एक सभ्यता गिरी तो उसका असर अगली सभ्यता पर पड़ा, जैसे डोमिनो गिरते जाते हैं। इस पूरी उथल पुथल का सबूत मिस्र के अपने पत्थरों पर खुदा है। फिरौन रामसीस तृतीय के मंदिर की दीवारों पर मेदिनेत हाबू नाम की जगह पर एक विशाल युद्ध का चित्रण मिलता है, जिसमें समुद्री लोगों के जहाजों से लड़ाई दिखाई गई है। लिखा है कि कोई भी देश उनके सामने टिक नहीं पाया, न हित्ती, न साइप्रस, न कोई और। सिर्फ मिस्र ने उन्हें रोका। ये अपने आप में बताता है कि उस दौर में पूरी दुनिया कितनी बुरी तरह हिल चुकी थी। मिस्र इस तूफान में बच गया, लेकिन बच जाना अनछुआ रहना नहीं होता। समुद्री लोगों के हमलों को मिस्र ने रोका, लेकिन इसकी कीमत भारी थी। सेना पर खर्च बढ़ा, अनाज के भंडार घटे, आंतरिक अशांति बढ़ी। ये जीत हार जैसी महसूस होने लगी थी, लेकिन असली झटका अभी आना बाकी था। और वो झटका बाहर से नहीं, बल्कि उसी नदी से आने वाला था जिस पर मिस्र ने 3000 साल भरोसा किया था। और अब यहाँ वो सवाल लौटता है जो हमने शुरुआत में पूछा था। जो नदी मिस्र की ताकत थी, क्या वो उसकी कमजोरी बन सकती थी? जवाब था हाँ। नील नदी का सालाना भरोसा ही मिस्र की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन इसी भरोसे ने मिस्र को एक खतरनाक आदत भी दी थी, बदलाव के लिए तैयार न रहना। जब कुछ दशकों तक लगातार बाढ़ कमजोर आई, शायद जलवायु में बदलाव की वजह से, तो मिस्र के पास कोई प्लान भी नहीं था। सदियों से एक ही व्यवस्था पर टिकी सभ्यता के लिए यह झटका बहुत गहरा था। अनाज की कमी हुई, टैक्स वसूलना मुश्किल हुआ, और जब केंद्र सरकार कमजोर पड़ी तो वही चीज हुई जो हर बड़े साम्राज्य में होती है। इलाकाई ताकतें अपने पैर फैलाने लगी। आधुनिक वैज्ञानिकों ने इस कमजोर बाढ़ के दौर की पुष्टि भी की है। झीलों की तलछट और गुफाओं के पत्थरों में जमा परतों की जांच से पता चलता है कि उस समय पूर्वी अफ्रीका के बड़े हिस्से में बारिश का पैटर्न बदल गया था, जिससे नील नदी के स्रोत तक पानी कम पहुंचने लगा था। यानी हजारों किलोमीटर दूर अफ्रीका के किसी और हिस्से में हुए बदलाव ने मिस्र के हर घर की थाली को प्रभावित कर दिया। एक सभ्यता जो खुद को दुनिया से अलग, सुरक्षित मानती थी, असल में वो हमेशा से एक बड़े आपस में जुड़े हुए जलवायु तंत्र का हिस्सा थी। पुजारी वर्ग, जो मंदिरों की जमीन और धन नियंत्रित करता था, धीरे धीरे राजनीतिक ताकत बन गया। कुछ इलाकों के गवर्नर लगभग स्वतंत्र राजाओं की तरह बर्ताव करने लगे। एक समय ऐसा भी आया जब कुछ मजदूरों को समय पर अनाज ही नहीं मिला। इतिहास की सबसे पहली दर्ज हड़तालों में से एक, ठीक उसी सभ्यता में जो कभी व्यवस्था के लिए मशहूर थी, जो सभ्यता संगठन की मिसाल थी, वही अब भीतर से बिखरने लगी थी। फिरौन, जो कभी जीता जागता भगवान माना जाता था, जिसकी एक नजर से साम्राज्य कांप उठता था, अब सिर्फ एक कमजोर राजनीतिक पद बनकर रह गया। अगर भगवान भी कमजोर पड़ सकता है, तो आम लोगों का भरोसा किस पर टिकेगा? इस उथल पुथल की एक झलक हमें एक प्राचीन पपायरस से मिलती है, जिसे इपुवर की विलाप कहा जाता है। इसमें लिखने वाला बताता है कि कैसे अमीर गरीब हो गए, गरीब अमीरों की चीजें लूटने लगे, नदी में लाशें तैरने लगीं, और वो व्यवस्था जो कभी अटूट लगती थी, वो पूरी तरह बिखर गई। इतिहासकारों में ये बहस जरूर है कि ये पाठ ठीक किस दौर की घटना है या कितना बढ़ा चढ़ाकर लिखा गया, लेकिन ये इस बात का पक्का सबूत है कि मिस्र में अफरा तफरी की यादें इतनी गहरी थीं कि सदियों बाद भी उन्हें लिखा गया, दोहराया गया, याद रखा गया। लेकिन असली रहस्य अभी शुरू होता है। अगले कई सौ सालों में मिस्र एक अजीब चक्र में फंस गया। कमजोर होना, फिर किसी ताकतवर फिरौन के आने से थोड़ा संभलना, फिर दोबारा कमजोर पड़ना। इसी दौरान बाहरी ताकतें मिस्र की कमजोरी को भांपने लगीं। लीबिया से हमले आए। कुश साम्राज्य, जो कभी मिस्र के अधीन नूबिया का इलाका था, इतना मजबूत हो गया कि उसने खुद मिस्र पर राज किया। कुछ समय के लिए नूबियन फिरौन मिस्र के तख्त पर बैठे। ये इतिहास का एक ऐसा मोड़ है जिसे अक्सर मुख्य धारा की कहानियों में जगह नहीं मिलती। इस विजय के पीछे एक राजा था, पाए। उसने खुद को मिस्र की पुरानी परंपराओं का असली रक्षक बताया, जबकि मिस्र के अपने शासक आपस में बटे हुए थे। ये एक अजीब मोड़ था। जिस सभ्यता ने कभी नूबिया पर राज किया था, अब उसी नूबिया से आया एक राजा मिस्र को फिर से बचाने का दावा कर रहा था। फिर आए असीरियन। उनके पास लोहे के हथियार थे। मिस्र की कांसे की सेना के लिए ये एक बड़ा झटका था। मिस्र की राजधानी थीब्स को लूट लिया गया। सोचिए इस पल को, वही थीब्स जहां कभी दुनिया भर से तोहफे आते थे, अब खंडहर में बदल रहा था। हर हमले के बाद मिस्र उठ तो जाता, लेकिन थोड़ा कमजोर होकर। हर बार कुछ कम ताकत, कुछ कम भरोसा बचता था। लेकिन जो झटका अब तक आया था,
वो अभी सबसे बड़ा नहीं था। फिर 525 ईसा पूर्व फारस के साम्राज्य ने मिस्र को पूरी तरह जीत लिया। पहली बार मिस्र किसी विदेशी सम्राट के अधीन एक प्रांत बन गया। पारसी शासन आसान नहीं था। मिस्री मंदिरों पर टैक्स बढ़ाया गया। स्थानीय परंपराओं की अक्सर अनदेखी हुई। नतीजा ये हुआ कि अगले 150 साल में मिस्र ने बार बार बगावत की, कभी सफल, कभी बुरी तरह कुचली गई। एक समय के लिए मिस्र ने आज़ादी भी हासिल की, फिर फारस ने दोबारा जीत लिया। यहीं से एक गहरा सवाल खड़ा होता है, जिस पर इतिहासकार आज भी बहस करते हैं। क्या मिस्र की सभ्यता यहीं खत्म हो गई थी, या ये अभी भी किसी न किसी रूप में जिंदा थी? एक तरफ राजनीतिक ताकत पूरी तरह जा चुकी थी, लेकिन दूसरी तरफ मंदिरों में वही पुराने देवता पूजे जा रहे थे, वही हायरोग्लिफिक्स लिखी जा रही थीं, वही रीति रिवाज निभाए जा रहे थे, जैसे कोई आत्मा अभी भी शरीर में बाकी हो, भले ही ताज किसी और के सिर पर हो। जवाब उतना आसान नहीं जितना लगता है। 332 ईसा पूर्व सिकंदर महान मिस्र में दाखिल हुआ। उसने फारसी शासन को उखाड़ फेंका। मिस्री लोगों ने उसका स्वागत किसी मुक्तिदाता की तरह किया। सिकंदर की मौत के बाद उसका सेनापति टॉलेमी मिस्र का शासक बना। यहां से लगभग 300 साल तक मिस्र पर यूनानी मूल के टॉलेमी वंश का राज रहा। ये अजीब विरोधाभास है। मिस्र, जो कभी एक अलग, गर्वीली, आत्मनिर्भर सभ्यता थी, अब एक यूनानी परिवार के अधीन था। फिर भी टॉलेमी शासकों ने मिस्री देवताओं को अपनाया, खुद को फिरौन कहलाया, पुराने मंदिरों को बनाए रखा, जैसे वे पुरानी परंपरा को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हों। इसी दौर में सिकंदरिया शहर में एक ऐसी जगह बनी जो आगे चलकर पूरी प्राचीन दुनिया के ज्ञान का केंद्र बन गई, सिकंदरिया की लाइब्रेरी। कहा जाता है कि यहाँ हजारों स्क्रोल जमा थे, दुनिया भर से मंगवाए गए। ये दिलचस्प है, जिस मिस्र की पहचान कभी पिरामिड और फिरौन से थी, अब वो ज्ञान और विज्ञान के एक नए केंद्र के तौर पर पहचानी जाने लगी थी। लेकिन ये पहचान भी हमेशा के लिए नहीं टिकनी थी। इसी वंश की आखिरी शासिका थी क्लियोपैट्रा। क्लियोपैट्रा सिर्फ एक रानी नहीं थी, वो एक चतुर राजनीतिज्ञ थी जो यूनानी और मिस्री दोनों भाषाएं बोलती थी। ये खुद टॉलेमी वंश में दुर्लभ बात थी। उसने रोम की बढ़ती ताकत के सामने मिस्र को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। जूलियस सीजर से गठबंधन, फिर मार्क एंटनी से। अगर आप उस समय क्लियोपैट्रा की जगह होते, अपने देश को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के सामने बचाना है, तो आप क्या करते? लड़ते या गठबंधन बनाते? क्लियोपैट्रा ने दूसरा रास्ता चुना और लंबे समय तक यही रणनीति काम भी करती रही। लेकिन रोम बहुत बड़ा था, बहुत ताकतवर था, और आखिरकार गठबंधन भी काफी नहीं रहे। असली फैसला समुद्र में हुआ, एक्टियम की लड़ाई में, जहां क्लियोपैट्रा और मार्क एंटनी की सेनाएं रोम के भावी सम्राट ऑगस्टस के सामने बुरी तरह हार गईं। ये हार सिर्फ एक जंग की हार नहीं थी, ये उस आखिरी उम्मीद की हार थी कि मिस्र कभी अपनी आजादी वापस पा सकता है। 30 ईसा पूर्व रोमन सेनाओं ने मिस्र को घेर लिया। क्लियोपैट्रा की हार हुई। कहानी के मुताबिक उसने आत्महत्या कर ली ताकि रोम की कैद में जलील होने से बच सके। हालांकि इसकी सटीक वजह पर इतिहासकारों में मतभेद है। उसी दिन 3000 साल पुरानी एक सभ्यता, एक रोमन प्रांत बन गई। नारमर ने जिस मिस्र को जन्म दिया था, वो मिस्र यहीं इसी पल आधिकारिक तौर पर खत्म हो गया। लेकिन क्या सभ्यता का खत्म होना उसकी कहानी का भी अंत होता है? लेकिन क्लियोपैट्रा की मौत की तारीख जितनी साफ थी, मिस्र का असली अंत उतना साफ नहीं था। मिस्र का पतन कोई एक दिन में होने वाली घटना नहीं थी। ये कोई युद्ध नहीं था जो एक दोपहर में हार गया हो। ये एक धीमी, 1000 साल लंबी प्रक्रिया थी। जलवायु का बदलना, केंद्रीय सरकार का कमजोर पड़ना, बाहरी हमलों का बढ़ना, आंतरिक असमानता का गहराना। आम मिस्री किसान के लिए ये पतन कैसा महसूस हुआ होगा? शायद उसने इसे पतन के तौर पर महसूस भी नहीं किया। उसके लिए बदलाव धीरे धीरे आया। टैक्स लेने वाला अधिकारी बदला, मंदिर का पुजारी बदला, शासक की भाषा बदली, लेकिन खेत वही थे, नील नदी वही थी। रोज की जिंदगी शायद उतनी ड्रामेटिक ढंग से नहीं बदली जितनी हम इतिहास की किताबों में पढ़ते हैं। यही वो पहलू है जो ज्यादातर कहानियां छोड़ देती हैं। सभ्यताओं का पतन अक्सर राजाओं और सेनाओं की कहानी के तौर पर बताया जाता है, जबकि असली पतन आम लोगों की धीमी, अनदेखी तकलीफ में छुपा होता है। तो अगली बार जब आप किसी साम्राज्य के पतन के बारे में पढ़ें, तो सिर्फ राजा की हार मत देखिए, उस किसान को याद कीजिए जो खेत में वही मेहनत करता रहा, चाहे तख्त पर कोई भी बैठा हो।
लेकिन अगर आम जिंदगी इतनी शांति से आगे बढ़ती रही तो फिर मिस्र की महानता की निशानियां पूरी तरह गायब क्यों हो गईं? इसका जवाब पत्थर में नहीं बल्कि भाषा में छुपा है। आज जब हम गीजा के पिरामिडों को देखते हैं तो एक अजीब एहसास होता है। 4000 साल बाद भी ये पत्थर वहीं खड़े हैं, लेकिन जिस सभ्यता ने इन्हें बनाया, वो भाषा जिसमें उन्होंने सोचा, लिखा, प्रार्थना की, वो लगभग खो गई थी। मिस्री चित्रलिपि हायरोग्लिफिक्स को पढ़ना सदियों तक असंभव था। 1799 में एक पत्थर मिला, रोजेटा स्टोन, जिस पर एक ही संदेश 3 अलग-अलग लिपियों में लिखा था। इसी पत्थर की मदद से 2 दशक बाद विद्वानों ने आखिरकार हायरोग्लिफिक्स को समझना शुरू किया। सोचिए इसका मतलब क्या है। एक सभ्यता जो कभी दुनिया की सबसे उन्नत सभ्यता थी, इतनी पूरी तरह खत्म हो गई कि उसकी अपनी भाषा पढ़ना भी भुला दिया गया। फिर भी मिस्र पूरी तरह गायब नहीं हुआ। उसके निशान आज भी दुनिया भर में फैले हैं। मिस्र के असली ओबेलिस्क, वे लंबे नुकीले पत्थर के स्तंभ, आज पेरिस, लंदन और न्यूयॉर्क के चौराहों पर खड़े हैं, हजारों किलोमीटर दूर अपने घर से। कोई सोच सकता है कि ये पत्थर सिर्फ सजावट हैं, लेकिन असल में ये उस मोह की निशानी है जो यूरोप को 19वीं सदी में मिस्र के लिए हुआ। जब सिकंदरिया की जगह अब कोई और शहर प्राचीन ज्ञान का नया केंद्र बन गया था और मिस्र खुद एक खोज की चीज बन गया था। यही वो दौर था जब इजिप्टोलॉजी नाम का पूरा एक विज्ञान जन्मा। कब्रों की खुदाई, मम्मियों की जांच, लिपियों को पढ़ना। हर कुछ सालों में कोई नई खोज सामने आती है और हर खोज एक नया सवाल खड़ा करती है। आज आधुनिक मिस्र की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा उन्हीं पुरानी इमारतों पर टिका है जिन्हें कभी फिरौन के मजदूरों ने बनाया था। हर साल लाखों लोग सिर्फ ये देखने आते हैं कि 4000 साल पहले इंसान क्या-क्या कर सकता था। एक सभ्यता जो राजनीतिक तौर पर सदियों पहले खत्म हो चुकी है, आज भी अपने पत्थरों के जरिए हर दिन लाखों लोगों की जिंदगी को छूती है। और आज भी बहुत कुछ अनसुलझा है। समुद्री लोग वाकई कौन थे, ये अब भी बहस का विषय है। कुछ पिरामिडों के अंदर के हिस्सों की सटीक निर्माण तकनीक पर आज भी शोध चल रहा है। तूतनखामुन जैसे कुछ फिरौन की मौत की असली वजह पर भी विद्वान एक मत नहीं है। अगर आधुनिक विज्ञान, सैटेलाइट तस्वीरें और डीएनए तकनीक होने के बावजूद ये रहस्य अब तक नहीं खुले, तो क्या ये कभी पूरी तरह खुलेंगे भी? मिस्र हजारों साल बाद भी अपने पूरे रहस्य खोलने को तैयार नहीं है। तो अब सवाल यह है, मिस्र की ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये सिर्फ एक पुरानी सभ्यता की कहानी नहीं है। ये एक पैटर्न है जो इतिहास में बार बार दोहराया गया है। एक सभ्यता जो एक ही व्यवस्था पर, एक ही संसाधन पर बहुत लंबे समय तक बहुत ज्यादा भरोसा कर लेती है। वो व्यवस्था इतनी अच्छी तरह काम करती है कि कोई बदलाव की जरूरत ही महसूस नहीं करता। सत्ता कुछ हाथों में सिमटती जाती है, असमानता बढ़ती जाती है, और जब बाहरी झटका आता है, चाहे वो जलवायु हो या आर्थिक संकट या कोई बाहरी ताकत, तब तक भीतर से इतना कुछ कमजोर हो चुका होता है कि सभ्यता उसे झेल नहीं पाती। मिस्र 3000 साल टिका रहा। ये अपने आप में असाधारण है। कोई और प्राचीन सभ्यता इतनी लंबी नहीं चली। लेकिन जो चीज उसे इतना लंबा टिकाए रखती थी, नील नदी पर भरोसा, केंद्रीकृत सत्ता, बदलाव से दूरी, अंततः वही उसके पतन की वजह भी बनी। शायद यही सबसे बड़ा सबक है। हर सभ्यता, हर समाज, हर व्यवस्था को लगता है कि वो अलग है, कि जो नियम बाकी सभ्यताओं पर लागू हुए वे उस पर लागू नहीं होंगे। मिस्र ने भी यही सोचा होगा। आज हजारों साल बाद गीजा के उसी बंजर रेगिस्तान में खड़े वे पत्थर सिर्फ किसी खोई हुई महानता की याद नहीं दिलाते। पास ही वही नदी आज भी बहती है, वही नदी जिसने कभी जीवन दिया था और आखिर में धोखा भी। वे पत्थर एक चेतावनी की तरह खड़े हैं। किसी भी सभ्यता की ताकत कभी हमेशा के लिए नहीं होती, और शायद यही वजह है कि मिस्र की कहानी 4000 साल बाद भी खत्म नहीं होती।